हेलो गर्ल्स, बीए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर कंपलसरी इंग्लिश। आप लोगों को मैं टेंस और एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा चुकी हूँ। नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, आज हमारा चैप्टर जो एक बाकी रह गया था एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि अपने जो चैप्टर हैं वो एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ। अगर आप लोगों ने बुक इशू नहीं करवाई है तो बुक इशू करवा लेना। लुक देयर। ओके, एक तो ये है जो हम पढ़ चुके हैं, पोयम है। एक स्टोरी है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। ऐसे है गांधी जी का जो मैं समझा भी चुकी हूँ, पढ़ा भी चुकी हूँ। इधर हम चलते हैं, नेहरू जी का ऐसे है, पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारे कोर्स में एपीजे अब्दुल कलाम विजन फॉर 2020, 2020 का भारत कैसा होगा। ठीक है, जिसमें अभी हम लोग जी रहे हैं उसके ऊपर था। और ये उस टाइम लिखा गया था जब एपीजे अब्दुल कलाम जिंदा थे। ठीक है, आपको पता है कौन थे एपीजे अब्दुल कलाम? ठीक है, शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता। अगर नहीं पता है तो वो भारत के पहले के प्रेसिडेंट थे। ओके, प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो उन्होंने ये ऐसे उन्होंने लिखा है इन्फ्लुएंस होके। तो आपको मैं पढ़ा रही हूँ विजन फॉर 2020। विजन मीन्स होता है दृष्टिकोण। ठीक है, विजन इट मीन्स दृष्टिकोण, 2020 का दृष्टिकोण। ठीक है, ये मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन 1931। कब हुआ था इनका जन्म? 1931 में इनका जन्म हुआ था। ही स्पेशलाइज इन द एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी। वो क्या थे? इंजीनियर थे और एक वैज्ञानिक भी रहे हुए हैं। वो आपको पता है मद्रास इंस्टीट्यूट के टेक्नोलॉजी से वो इंजीनियरिंग उन्होंने करी हुई थी। आफ्टर वर्किंग ऑफ 2 डिकेड्स इन इसरो में उन्होंने काम किया है। एंड मास्टरिंग लॉन्च व्हीकल्स टेक्नोलॉजीज। लॉन्च टेक्नोलॉजी में जो आपने देखा होगा कि उन्होंने मिसाइल वगैरह जो बनाई थी उनके बारे में आप लोगों ने सुना हुआ होगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ रहे हैं। डॉक्टर कलाम टुक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग इंडिगेनियस गाइडेड मिसाइल्स ऑफ एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। मैंने जैसे बताया कि मिसाइल मैन को बोला जाता है, वो अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी बोला जाता था। डिफेंस मीन्स एयरफोर्स जो होती है अपनी आर्मी एयरफोर्स, इसके अंदर वो उनकी मिसाइलें बनाई हुई है। ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग इंडिजियस कैपेबिलिटी एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज थ्रू नेटवर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई इंस्टीट्यूट्स। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने कई सारे इस तरीके के काम किए हुए हैं। डेवलपिंग एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पृथ्वी एंड अग्नि मिसाइल। उन्होंने जो 2 मिसाइल बनाई वो कौन थी? कौन सी है? पृथ्वी और अग्नि नाम की 2 मिसाइल्स उन्होंने जनरेट करी थी। फ्रॉम जुलाई 1992 टू दिसंबर 1999 ही वॉज अपॉइंटेड द साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर। साइंटिफिक एडवाइजर में उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर में उनको अपॉइंटेड किया गया था। एंड वॉज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ जुलाई 1992 टू दिसंबर 1999। जो आर्मी के अंदर एयरफोर्स के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, सीक्रेट डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर ये सब चीज़ें प्लान की जाती है कि हम कौन सी मिसाइल बना रहे हैं, कौन सा अटैक करना है, किस तरीके से क्या करना है। तो उसके भी उन्होंने अपॉइंट किया गया था, उसके अंदर भी उनको। ठीक है, पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। पोखरण सेकेंड जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था विच मेड इंडिया, जो इंडिया में बना गया ए न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट। ठीक है, न्यूक्लियर जो होते हैं पावर बम, एटम बम वगैरह जो होते हैं उस तरीके के। ठीक है, वेयर कैरिड आउट अंडर हिम, जो उनके अंडर में किए गए थे। ही अज्यूम द पोजिशन ऑफ द प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटिकल
ट्रांसफॉर्मेशन इन अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में 2001 में। ही हैज़ वॉन मैनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग द पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है, पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है, भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। ही बिकम ए 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 25 जुलाई 2002, ठीक है। द विजन फॉर 2020, ही फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए डेवलपिंग नेशन बाय 2020। 2020 का भारत उनके नज़रिए में कैसा होना चाहिए था, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने ये ऐसे जो है लिखा है। और अब वो नहीं रहे, लेकिन जब उन्होंने लिखा था तो उनका दृष्टिकोण कैसा था, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अब आगे हम पढ़ रहे हैं। व्हेन द इंडिया टुडे कनक्लेव पोस्ट द क्वेश्चन इंडिया टुमारो। आज जब वो उन्होंने ये ऐसे जब उन्होंने लिखा तो वो उस टाइम की बात कर रहे हैं, तब वो उस टाइम की बात कर रहे हैं जब वो उस टाइम पे ये लिख रहे थे, ठीक है। तो देन ही से दैट द क्वेश्चन इन कनक्लेव क्वेश्चन पोस्टेड द इंडिया टुमारो मीन आने वाला इंडिया, कल का इंडिया कैसा होगा। उनके दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक किया कि आने वाले टाइम का इंडिया कैसा होना चाहिए। ग्लोबल जेंट ऑफ पैगिंग I recalled and every that occurred while meeting students of Nagaland during my recent visit there। जब वो नागालैंड गए थे तो वहाँ के जब बच्चों से, स्टूडेंट्स से जब वो मिले थे तो उस टाइम का वर्णन वो कर रहे हैं। तो एक क्लास 5th स्टूडेंट आस्क मी, एक पाँचवीं क्लास के बच्चे ने उनसे पूछा, क्या पूछा, आई वुड लाइक टू लिव इन ए हैप्पी प्रॉस्पेरियस एंड पीसफुल और सेफ इंडिया, कि मैं चाहता हूँ एक अच्छा और हैप्पी इंडिया में, एक धनवान, अच्छा और पीसफुल और सेफ इंडिया में मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। टेल मी, मुझे बताइए, व्हाट विल यू डू मिस्टर प्रेसिडेंट, आप इसके लिए आप क्या करने वाले हैं या क्या करेंगे। आल्सो, और टेल मी व्हाट आई शुड डू फॉर दैट, और मुझे बताइए कि मैं आपके लिए इसमें क्या कर सकता हूँ। During my interaction while school children of 17 states and their union territories which I have visited, a serious similar question was raised। जब वो बोल रहे हैं कि जब मैं 17 स्टेट के अंदर, जब मैंने अलग अलग स्कूलों में अलग अलग स्टूडेंट से जब जहाँ पे भी मैं गया, सब लोगों से जब भी मैं मिला, तो सभी के पास इसी तरीके का एक ही सवाल आया था कि एक अच्छे और सुंदर और विकसित भारत में रहने के लिए आप क्या करने वाले हैं और हमें इसके लिए आपको क्या योगदान देना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो ये लिख रहे हैं। देन समटाइम्स आई फील, काफ़ी बार मुझे महसूस होता था, ए नेशन ऑफ बिलियंस, जो लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का जो राष्ट्र है, पीपुल थिंक लाइक ए नेशन ऑफ मिलियन पीपल्स, वाई इट इज सो, कि सारे लोग ही इस तरीके की सोच वहाँ पे क्यों रखते हैं और ऐसा क्यों सोच रहे हैं। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, कुछ तो कमी रह रही होगी, इसी वजह से लोग ऐसा सोच रहे हैं। आई कंसिडर नो अदर नेशन हैज गॉट ए सिविलाइजेशन हेरिटेज लाइक ए इंडिया टू लिव ए नियर पीसफुल लाइफ, ठीक है। उन्होंने महसूस किया कि जो दूसरे जो राष्ट्र हैं वो इंडिया की तरह नहीं है। इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, जो वो कैसी है, एक पीसफुल लाइफ के नज़दीक जा रहा है। एक इंडिया के अंदर जो लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए। इंडियन माइंड्स, भारतीय लोगों के दिमाग, वर कैपेबल टू एब्जॉर्बिंग द बेस्ट ऑफ कल्चर ऑफ द सक्सेसिव इन्वेस्टन्स, ठीक है। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय जो लोगों के जो सोच है वो इस तरीके की है कि वो सांस्कृतिक और सक्सेसफुल इन्वेंशन कर सकते हैं, वो कुछ ग्रोथ कर सकते हैं, वो कुछ भारत के अंदर कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो नाउ वी शुड नॉट अलाउ एनी रिलीजियन एंड एनी इंडिविजुअल phantasm of the endeavor of a nation because the nation is more important compared to an individual or party of the religion। तो उन्होंने ये सोचा कि मुझे किसी एक धर्म को या किसी एक राष्ट्र को या किसी एक चीज़ को अलग से मतलब नहीं मानना है। राष्ट्र जो है वो पूरा राष्ट्र होना चाहिए और पूरे राष्ट्र को संबोधित करने के लिए मोर इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका राष्ट्र, ठीक है। पार्टी ऑफ रिलीजियन, even the rich and the developed nations
इन स्पिरिट ऑफ देयर वेल्थ एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक है। दूसरे जो राष्ट्र हैं, दूसरे जो देश हैं, जो रिच हैं, जो डेवलप हैं, वो उनमें क्या है, उनकी आत्मा क्या है, वेल्थ एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक है। जो सैनिक जो पावर होती है वो आर अफेयर्ड ऑफ वर्टिकल एनिमीज एंड दे लिव विद द फियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उनकी जो पावर होती है, एक राष्ट्र की पावर होती है पैसा होना और एक मिलिट्री पावर होना, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या है, फियर से, एनिमीज से, अपने दुश्मनों से उनसे लड़ सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है कि जो इकोनॉमिकल जो पावर है और मिलिट्री स्ट्रेंथ और सैनिक जो शक्ति है वो अलोंग टू डू नॉट ब्रिंग पीस ऑफ एनी नेशन। तो ये दो चीज़ें सिर्फ हर किसी राष्ट्र को सिर्फ एक शांति प्रदर्शित नहीं कर सकती, इसके अलावा भी राष्ट्र के अंदर कुछ होना जरूरी। एज वी सी फ्रॉम द dynamic of the world in such a situation is also very important of transform our religious forces into spiritual forces, ठीक है। तो उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे अंदर स्पिरिचुअल फोर्सेस होनी चाहिए, आत्मिक पावर होना चाहिए, अंदर से पावर होना चाहिए, ना कि जो अपनी जो मेटलिस्टिक पावर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए मनुष्य को, जो इंसान है, जो उनको अंदर से उनकी जो धार्मिकता जो है वो उनकी वो पावर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एवोल्यूशन ऑफ द स्पिरिचुअल फोर्स मीन्स आत्मिक जो पावर है आपकी वो एडिशनल टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो वो अगर आपके अंदर पावर है, आपकी आत्मा के अंदर पावर है, आपके अंदर खुद के अंदर अगर पावर है, तो उससे क्या हो सकता है, उससे आप इकोनॉमिकली आप अपने आप ही धनवान हो जाओगे, पावर हो जाएगी और मिलिट्री स्ट्रेंथ भी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो विल ब्रिंग हैप्पीनेस, जो ये चीज़ें हैं वो क्या लेके आती हैं, खुशियाँ, पीस, शांति और प्रॉस्पेरिटी मीन्स धन वगैरह जो होता है वो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। वी गो फ्रॉम फ्रीडम इन 1947, हम 1947 से आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, गॉट हमने प्राप्त किया है, वी गॉट फ्रीडम एज ए रिजल्ट ऑफ वॉट आई कॉल द फर्स्ट विजन ऑफ द नेशन। और इन सब चीज़ों को देख के एक रिजल्ट पे मैं आया हूँ कि विजन जो है नेशन, एक राष्ट्र का सबसे फर्स्ट महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है वो क्या होना चाहिए। दिस विजन क्रिएटेड द बेस ऑफ लीडर्स इन मैनी फील्ड्स लाइक पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, जुडिकली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री। तो उन्होंने ये महसूस किया कि मेरे दृष्टिकोण से ये होना चाहिए कि हर एक क्षेत्र के अंदर एक बेस्ट लीडर्स होने चाहिए, अच्छे लीडर्स होने चाहिए हर क्षेत्र में, हर फील्ड में। जैसे पॉलिटिक्स में राजनेता जो होते हैं उनमें, फिलोसफी जो होती है उनमें, न्यायिक संबंधी जो कार्य हैं उनमें, साइंस में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी है जो उसके अंदर, इंडस्ट्रीज जो है उनके अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये माना कि हर एक क्षेत्र में एक अच्छे लीडर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि लीडर्स होंगे तो ही हम उस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे। किसी भी राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने के लिए लीडर ही उसकी सब कुछ आधार होते हैं, लीडर ही सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने भी ये चीज़ महसूस करी कि अच्छे लीडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्पावरमेंट टुक प्लेस इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग अलग महत्व रखती हैं। इन लिटरेसी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, लिटरेसी मीन्स क्या होता है, साहित्य या पढ़ाई क्षेत्र का जो होता है, स्टडी का क्षेत्र। एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी जो होती है उसमें। प्रोडक्ट्स, स्ट्रेटेजिक एरिया, सर्टेन स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, छोटी बड़े उद्योग वगैरह जो हैं वो सब कुछ। नाउ मोर देन 50 ईयर्स हैव गोन, और अब 50 साल, आज़ादी के 50 साल भी लगभग जा चुके हैं, ठीक है। तो 50 ईयर्स जाने के बावजूद भी उनको ये चीज़ें समझ में आ रही थी, गोन। एंड वी आर कॉल्ड एज वन अमोंग द हंड्रेड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड इन ए डिस्टिंक्ट वे ऑफ द सेपरेशन ऑफ द G8 कंट्रीज। G8 कंट्रीज जो हैं उनके अंदर अपनी कंट्री को सम्मिलित करते हुए उन्होंने बोला कि 50 साल बीत जाने के बाद में हमने देखा कि अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनमें काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, काफ़ी प्रगतिशील हो चुकी हैं।
काफ़ी कुछ बदल चुका है। वी हैव मैनी चैलेंज, तो हमारे सामने अब क्या है, बहुत सारे चैलेंज हैं। हमें भी अब उन कंट्रीज़ की तरह, उन राष्ट्रों की तरह हमें भी अपनी कंट्रीज को चेंज करना है। तो देयर आर मैनी चैलेंज। हमारे प्रगतिशील राष्ट्र के नाम पे हमारी राष्ट्र की जो प्रगति थी वो स्लो थी अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज, ठीक है। मैनी चैलेंज, नियरली 260 मिलियन पीपल हु आर बिलो इन पॉवर्टी लाइन। कहा जा रहा है कि लगभग 260 मिलियन पीपल जो है वो गरीबी क्षेत्र, गरीबी रेखा के नीचे पाए जाते हैं। हैव टू जॉइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द गुड लाइफ, उनको एक अच्छी लाइफ देने की हमें सोच रखनी होगी। 100% लिटरेरी, और 100% वो हेल्थ फॉर ऑल, मल्टीप्लाई उन लोगों की हेल्थ की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ, उन लोगों की शिक्षा की तरफ, उन लोगों को मल्टी इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र की तरफ उन लोगों को बढ़ाना है। इन सब चीज़ों में प्रोडक्टिविटी एंड द लाइफ स्टाइल विथ ए वैल्यू स्टीम हैव टू इमर्ज। तो उन्होंने सोचा कि इतने लोगों की ज़िंदगी जो है वो एक तरीके की ज़िंदगी है, वो अभी उन लोगों के अंदर बदलाव लाना है, उन लोगों को आगे बढ़ाना है। हैंस यद्यपि वी नीड द सेकेंड विजन फॉर द नेशन टू बिकम डेवलप्ड। हमारा दूसरा दृष्टिकोण ये है कि सेकेंड दृष्टिकोण ये है कि हमें हमारे नेशन को, हमारे राष्ट्र को डेवलप करना है, उन्नति करनी है, उसको आगे बढ़ाना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, इंडिया लुक फॉरवर्ड द डेवलपमेंट थ्रूआउट 5 ईयर प्लान्स, कि भारत ने विकासशीलता की तरफ एक प्लान बनाया जो 5 ईयर प्लान्स बनाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 5 ईयर प्लान्स इंडिया डेवलप्ड, ओके। जो आप लोगों ने पढ़े भी होंगे 5 ईयर्स प्लान्स जो बनते हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड द टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एनेबल इंडिया टू प्रॉस्पोज विथ सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स होते हैं हरित क्रांति जो है, जिसमें हम खाद्य पदार्थ या कृषि क्षेत्र को लेते हैं, ठीक है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, जो है टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रोथ उस टाइम बहुत कम थी, फिलहाल अब तो काफ़ी हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें बदलाव लाई गई है, ठीक है। सफिशिएंसी इन फूड, खाद्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा का होना। एंड अचीवमेंट्स इन मैनी टेक्नोलॉजिकल फ्रंटीज पर्टिकुलरली इन द पास्ट 2 डिकेड्स। पिछले दो जो 5 ईयर प्लान्स के द्वारा उन्होंने काफ़ी चीज़ों के अंदर उन्नति भी उन्होंने करी। ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कैम ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन एज व्हेन द इंडिया एस्टेब्लाइज्ड इन पोजीशन विच इज द स्ट्रॉन्ग कोर कॉम्पिटिशन इन द इंफॉर्मेशन द टेक्नोलॉजी टुडे। आज इंडिया इज द नॉलेज एज which provide an opportunity to become a developed nation with the strong economy। आज जो भारत है, हमने काफ़ी चीज़ों में बदलाव लाए और आज जो हमारा भारत है वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से भारत के अंदर वो बदलाव लाए जा रहे थे और उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने ये विजन के अकॉर्डिंग लिखा है। इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में, ए न्यू सोसाइटी इज इमर्जिंग, एक नया समाज, एक नए समाज का निर्माण होने जा रहा है, एक नया समाज बनाया जाएगा। इमर्जिंग मीन्स एक मर्ज किया जाएगा इसके अंदर। वेयर नॉलेज इज द प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स इंस्टीड ऑफ कैपेबल एंड लेबर, जिसके अंदर शिक्षा जो है वो एक प्राइमरी प्रोडक्शन मानी जाएगी, एक बहुत ही जरूरी चीज़ मानी जाएगी, जिसके अंदर लेबर जो लोग हैं, गरीब लोग जो हैं, वो उनको कैपेबल बनाया जाएगा। पीपुल्स लिव विल द इनरिच्ड बाय आईटी ड्राइविंग नॉलेज प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम। आईटी के द्वारा जो नॉलेज है, मतलब जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, जो कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज हो गई, इस तरीके की आईटी लेवल की जो नॉलेज है उनके ऊपर मतलब काम किया जाएगा और उन लोगों को शिक्षित किया जाएगा, ठीक है। तो आज का टाइम आप खुद देख रहे हो, 2020 के अंदर क्या है, टोटल आईटी नॉलेज पे आ गया है सब कुछ। ऑनलाइन करना, ऑनलाइन ये, ऑनलाइन वो, मतलब कंप्यूटर लैपटॉप्स का इतना वो हो चुका है कि आज का जो 2020 का रियल में जो चीज़ अब्दुल कलाम ने बहुत पहले देख ली थी, वही चीज़ आज हमारे सामने आ चुकी है।
IT ड्राइविंग नॉलेज प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम, बायोटेक्नोलॉजी एंड द स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस मीन्स जो अंतरिक्ष की जो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, वो उसके ऊपर काम किया जाएगा। एज ए फ्यूचर रिवोल्यूशन इट इज प्रिडिक्ट दैट ह्यूमैनिटी विल सी ह्यूमन हैबिटेशन इन वन ऑफ द प्लैनेट्स एंड स्पेस। सोलर पावर सूरज से उत्पन्न होने वाली जो सोलर पावर का भी आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा चलन चल गया है। इलेक्ट्रिक पावर जिससे बिजली बनाई जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे अब्दुल कलाम ने डिस्कस करी थी और जो आज रियल में जो सब कुछ हो रही है। ह्यूमन लाइफ विल बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर रिसर्च आउटकम्स। मनुष्य की जो लाइफ है वो एक तरीके से किस तरीके की हो चुकी है, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई। विल इंटर इनटू ह्यूमन यूजेज लाइक द कंट्रोल सिस्टम ऑफ वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, मेडिकल टेक्नोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में, इक्विपमेंट्स एंड एरोस्पेस सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं क्योंकि लंबा चैप्टर है, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी एक साथ पढ़ोगे तो इस तरीके से अब्दुल कलाम ने मतलब उस टाइम पे डिस्कस किया कि किस तरीके का भारत, उनका जो विजन था 2020 का विजन किस तरीके का होना चाहिए था, वो उसी टाइम पे उन्होंने देख लिया था और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये चैप्टर जो आपका है ये लिखा है। तो उन्होंने जो डेवलपमेंट जो उन्होंने देखे हैं नेशन में, राष्ट्र के अंदर उनके जो डेवलपमेंट होने चाहिए थे, तो वो चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी है इस चैप्टर के अंदर कि हर क्षेत्र के अंदर कौन से क्षेत्र आपको दिखाए गए हैं। इसके अंदर बहुत से IT क्षेत्र दिखाया गया है, आपको इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी दिखाई गई है, सोलर सिस्टम बताया गया है और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर में दिखाया गया है, इसमें टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बताया गया है, 5 ईयर्स प्लान्स है, ग्रीन रेवोल्यूशंस है, कृषि के क्षेत्र में दिखाया गया है। इट मीन्स कि ऑल प्रोडक्ट्स आर देयर। बायोटेक्नोलॉजी हो गई, स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष का जो है वो हो गया। एंड तो इस तरीके से उन्होंने ये जो आपका चैप्टर है वो लिखा है। हम आगे जब नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे इसमें, तो हम इसको पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या इन मोस्ट डेवलपमेंट नेशंस द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, ठीक है, कम्युनिकेशंस जो टेक्नोलॉजी उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है एक तरीके से। जैसे मोबाइल का आना, दूरसंचार का आना, आजकल वीडियो कॉल हम करते हैं, वॉइस कॉलिंग होती है, तो ये सब चीज़ें हमने पहले कभी हमने सोचा नहीं था कि इतना बदलाव आ जाएगा। तो ये कि ICT टेक्नोलॉजी के अंदर भी आ गया। सेक्टर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स 7-8% टू देयर GDP, अपने GDP का 7 से 8% वो डायरेक्टली उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड डेट बाय द 2010 इन दीज कंट्रीज। 2010 के अंदर ये चीज़ें सोची गई थी और अब क्या चल रहा है 2020, मीन्स कि आफ्टर बिफोर 10 ईयर्स, 10 साल पहले का आपने देखा होगा भारत और 10 साल बाद का जो भारत है उसमें काफ़ी अंतर है, दिन रात का अंतर हो चुका है। ICT will account of 25% of the GDP either directly। GDP का 25% ITC उसके अंदर जाता है, डायरेक्टली जाता है बाय वे ऑफ सेल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हम बेचते हैं, हार्डवेयर मीन्स हो गया अपने जो मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, एंड सॉफ्टवेयर जो आपके डाटा हो गया एंड जो एप्लीकेशंस हैं, ये सब चीज़ें हैं, वो जब सेल होती है तो उनका GDP का 25% ICT के अंदर डायरेक्टली जाता है। और इनडायरेक्टली बाय बीइंग ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ई-गवर्नेंस, connectivity of empower productivity industries and even in the daily life of improved insufficiency and transparency। ठीक है, और ये तो हो गया आपका डायरेक्ट, और ये हो गया इनडायरेक्टली जो होता है कि जैसे कि हम गवर्नमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो काम हो रहे हैं क्षेत्रों के अंदर के जो उद्योग धंधे हैं, उनमें से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सामान का आना जाना, उस तरीके से हो रहा है। इन इंडिया ITC टुडे अकाउंट्स फॉर नियरली 2% ऑफ GDP। टू बी ए डेवलप्ड नेशन, इस तरीके से एक डेवलप्ड नेशन बनाया गया। वी शुड एनथिंस विथ सिग्निफिकेंसली, तो इस तरीके से किस तरीके से GDP का इसमें दिखाया है। और ITC जो क्षेत्र है, ITC कम्युनिकेशन जो होता है,
दूर संचार जिस तरीके का क्षेत्र है, एक तरीके मतलब जैसे टीवी मान लो, टीवी पे आप न्यूज़ देख रहे हो तो आपको दूर बैठे हुए चीज़ों को आप यहाँ पे बैठ के देख रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट के द्वारा हुई है। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट इसमें दिखाया गया है, तो अब्दुल कलाम जी ने उस टाइम जब भारत, उनका जो विजन था वो यही था कि उनको डेवलपमेंट करना था भारत के अंदर, ठीक है। और उनका डेवलपमेंट का जो विजन था वो आज हम खुद देख रहे हैं कि वो सब चीज़ें हो रही हैं, और वो उन्हीं चीज़ों को हम खुद भी धीरे धीरे फॉलो करते जा रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ तक आप पढ़ लेना इसको एक बार अच्छे से। कल नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे ओवर कोर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे, और इसके बाद में ये आपका चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको 2 या 3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आप एक बार इन चीज़ों पे नज़र डाल लेना, देख लेना, ये जो आपके नोट्स हैं ये वाले आप एक बार पढ़ लेना, ताकि आपको इनके थोड़े अर्थ समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर आगे का मैं कल पढ़ाऊँगी। ओके बच्चों, एंड थैंक यू।